आधी सदी से भी ज्यादा समय के बाद अब सीरिया में कोई असद, हाफिज या बशर शासन नहीं कर रहा है। हयात तहरीर अल शाम के नेतृत्व में विद्रोही लड़ाके बीते 8 दिसंबर को दमिश्क पहुंच गए, जिसके कारण राष्ट्रपति बशर अल असद को अपने परिवार के साथ रूस भागना पड़ा। लेकिन क्या यह सब अचानक हुआ? नहीं, दरअसल यह लंबे समय से चले या रहे संघर्ष का एक परिणाम था, और इस वीडियो में हम जानेंगे सीरिया में असद शासन के अंत की पूरी कहानी। तो इसकी शुरुआत होती है वर्ष 1971 में, जब एक सैन्य अधिकारी हाफिज अल असद ने सीरिया में सत्ता पर कब्जा कर लिया और एक ऐसी सरकार की स्थापना की जो लगभग 3 दशकों तक कठोर शासन करती रही। उनके निरंकुश शासन के तहत असहमति को दबा दिया गया और अलावी अल्पसंख्यक, जिससे वे संबंधित थे, सीरिया की पॉलिटिक्स पर हावी हो गए। सत्ता के इस संकेंद्रण ने बहुसंख्यक सुन्नी आबादी में असंतोष के बीज बोए, और जब 2000 में हाफिज का निधन हुआ तो उनके बेटे बशर अल असद ने गद्दी संभाली। शुरुआत में सुधारक के रूप में प्रचारित बशर की उदार छवि ने बदलाव की चाहत रखने वाली जनता को आकर्षित किया। हालांकि मोहभंग समाज के दबाव में जल्द ही यह दिखावा टूट गया। वैसे सीरिया में सिविल वॉर की शुरुआत 2011 से मानी जाती है, जब 2011 में अरब स्प्रिंग के कारण सीरिया में आर्थिक असमानता और सरकारी उत्पीड़न को समाप्त करने की मांग को लेकर विरोध प्रदर्शन हुए। हालांकि बशर अल असद के शासन ने क्रूर दमन के साथ इसका जवाब दिया, जिससे सशस्त्र विद्रोह और गुटबाजी बढ़ गई। लेकिन तुर्की, पश्चिमी और अरब देशों द्वारा विपक्ष का समर्थन करने के कारण स्थिति थोड़ी जटिल हो गई। 2012 में सीरियाई राजधानी दमिश्क में नुसरा फ्रंट पर बमबारी के साथ संघर्ष बढ़ गया और वैश्विक मतभेदों के कारण कूटनीतिक प्रयास भी विफल हो गए। और जैसे जैसे युद्ध आगे बढ़ा, हिजबुल्लाह बशर अल असद का एक प्रमुख सहयोगी बन गया, जिसने 2013 में रणनीतिक स्थानों पर फिर से कब्जा करने में मदद की। ईरान समर्थित समूहों के बढ़ते प्रभाव ने इस संघर्ष की गतिशीलता को बदल दिया। 2014 में पूर्वी घोंटा में हुए एक रासायनिक हमले के कारण अमेरिका सैन्य हस्तक्षेप करने में विफल रहा, तथा अमेरिका ने आईसिस के खिलाफ हवाई हमले शुरू किए, जिससे तुर्की के साथ तनाव बढ़ गया। साथ ही रूस ने भी 2015 में इस सिविल वॉर में प्रवेश करते हुए असद की घिरी हुई सेना को महत्वपूर्ण हवाई सहायता प्रदान की। 2016 में तुर्की ने कुर्दों की बढ़त का मुकाबला करने के लिए एक आक्रामक अभियान शुरू किया, लेकिन जनता का विश्वास जीतने में विफल रहा। 2020 तक एक अस्थिर युद्ध विराम ने कई सीमावर्ती क्षेत्रों को बंद कर दिया, जिससे बशर अल असद का प्रमुख शहरों पर नियंत्रण हो गया। हालांकि अक्टूबर 2023 में हमास द्वारा इजरायल पर किए गए एक आश्चर्यजनक हमले ने हिजबुल्लाह का ध्यान भटका दिया, जिससे असद के शासन को सहारा देने वाला आधार कमजोर हो गया। और जैसे जैसे क्षेत्रीय गतिशीलता बदली, असद के अधीन जमीन हिलने लगी। बदलते दौर से उत्साहित विद्रोहियों ने 2024 में अलेप्पो पर निर्णायक हमला किया और दमिश्क सहित प्रमुख शहरों पर कब्जा कर लिया। और इसी के फलस्वरूप असद का शासन ढह गया, क्योंकि उसकी सेनाएं अपने पारंपरिक सहयोगियों के घटते समर्थन के कारण हमले का सामना करने में असमर्थ थीं। भय और दमन पर आधारित उसके शासन की नींव एक निरंतर विद्रोह के बोझ तले दब गई। आपको बता दें कि भले ही असद के पतन ने एक युग का अंत कर दिया, लेकिन शांति का मार्ग अभी भी कई चुनौतियों से भरा हुआ है। हालांकि सीरिया की कहानी अभी खत्म नहीं हुई है। यह लंबे समय से उथल-पुथल का सामना कर रहे इस देश में एक नई शुरुआत है। अब अंत में क्या आप इस वीडियो पर आधारित इस प्रश्न का जवाब दे सकते हैं? निम्नलिखित में से कौन से सीरियाई गृह युद्ध के लिए प्रेरक कारक थे? पहली, पर्यावरणीय आपदाएं; दूसरी, दमनकारी सरकारी नियंत्रण; तीसरी, क्यूबा से आर्थिक सहायता का नुकसान। सही विकल्प का चयन करें। ए, केवल 1 और 2, बी, केवल 1, सी, केवल 2, डी, उपर्युक्त तीनों। अपना उत्तर कमेंट में दें।